नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज एमएससी CH 603 जो हमारा कोर्स चलता है एमएससी में, उसमें से बायोइनॉर्गेनिक और बायोऑर्गेनिक जो यूनिट है हमारी यूनिट 3 का मेटल न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दियर एक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब न्यूक्लिक एसिड में जो प्रेजेंट एलिमेंट है उनका हमारी बॉडी में यानी कि हमारा उसका बायोलॉजी सिस्टम में क्या यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए आई हूँ। एलिमेंट्स, तत्व जिसे कहते हैं हम। एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली बायोइनॉर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसेंशियल, ट्रेस, नॉन इसेंशियल और टॉक्सिक 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। इसेंशियल एलिमेंट यानी कि आवश्यक, ट्रेस एलिमेंट जो जीवन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, नॉन इसेंशियल जो अति आवश्यक नहीं होते लेकिन हमारी बॉडी में होते हैं, और साथ साथ टॉक्सिक जो कि हानिकारक होते हैं। इसेंशियल में हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और सल्फर इसेंशियल एलिमेंट्स में कैटेगरी में आ जाते हैं। और ट्रैक एलिमेंट में आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम आते हैं। इसी तरह नॉन इसेंशियल में एल्यूमिनियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, टिन, इनकी हमारी बॉडी में आवश्यकता कम ही होती है, बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। और टॉक्सिक जो बहुत हार्मफुल होता है जैसे कि कैडमियम, आर्सेनिक, लेड, मरकरी, निकल, क्रोमियम आते हैं। प्रश्न उठता है कि इसेंशियल और ट्रैक एलिमेंट क्या है। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसेंशियल और ट्रैक एलिमेंट में आवश्यक तत्व जीवन प्रक्रियाओं के लिए बिल्कुल आवश्यक या अनिवार्य हैं, उनको इसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। ट्रेस तत्व जीवन प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स यदि वे अनुपस्थित हो या अन्य तत्व में भी उपस्थित हो, वहाँ भी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं होते हैं। इसी तरह से टॉक्सिक एलिमेंट क्या होता है, विषाक्त तत्व जो जैविक प्रणाली की प्राकृतिक कार्यों को बाधित करते हैं, यानी कि विषाक्त होते हैं इसलिए हमारी बॉडी में होने वाली कार्य प्रणाली को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव के शरीर में कुल मिलाकर शरीर को कुशल संचालित करने के लिए 100 से अधिक ज्ञात तत्व होते हैं, जिनमें से केवल 7 तत्व की हमें बॉडी को आवश्यकता होती है। 100 से ज्यादा तत्व होते हैं और इनमें से केवल क्या होती है, केवल 7 तत्व की ही बॉडी को आवश्यकता होती है। इन आवश्यक तत्वों में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, सल्फर जैसे तत्व बहुत शामिल है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है, इंसान जीवित नहीं रह सकता है। और आवश्यक घटकों को शरीर में उनकी मात्रा पूर्ण के आधार पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी आवश्यकता होती तो है बॉडी में एक, लेकिन लिमिट अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि हर चीज की अति होनी चाहिए। इनकी आवश्यक मात्रा में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कुछ मेटल आयन जो कि हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम, कुछ एलिमेंट्स के अलावा कुछ मेटल आयंस भी होते हैं हमारे जो बॉडी के बायोलॉजी सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, उनको मैं आज थोड़ा डिस्कस करूंगी। जिसमें से पहला मेटल आयन ले रही हूँ सोडियम। सोडियम प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बॉडी में पाया जाता है, जो बाह्य कोश तत्व में, बाह्य कोशिकी द्रव में उच्च सांद्रता में पाया जाता है। जो बाह्य कोशिकी द्रव होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जिसे उच्च सांद्रता में पाया जाता है। लगभग उच्च सांद्रता मतलब 140 मिलीमोल पर लीटर के लगभग, जो मुख्यतः सोडियम के रूप में नहीं, सोडियम आयन Na+ आयन के रूप में पाया जाता है। यह शरीर के ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे पराशर दाब कहते हैं, को नियंत्रित करता है। शरीर में सोडियम अधिकांश क्लोराइड बाइकार्बोनेट के रूप में, यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। और वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन 1 से 3.5 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है तथा यह ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स के अवशोषण को बढ़ाता है। क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर यह अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है और इसमें झिल्ली की क्षमता को नियंत्रण करना भी शामिल होता है। अम्ल क्षार संतुलन के साथ साथ झिल्ली की क्षमता को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। खाना पकाने में सोडियम का सबसे अधिक आम स्रोत टेबल सॉल्ट होता है, जिसे हम NaCl कहते हैं। ब्रेड, पनीर, गाजर, बंद गोभी, अंडा, पालक, अन्य खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत के रूप में पाया जाता है। अधिकांशतः सोडियम बहुत बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के रूप में, मेटल आयंस के रूप में माना गया है। सोडियम की कमी से सिरदर्द, पेट की मांसपेशियों का ऐंठना, उच्च रक्तचाप, दूसरी ओर उच्च रक्तचाप अधिक नमक सेवन के लिए कारण भी माना गया है। ऐसा नहीं है, यह बेनिफिशियल ही है। अधिक मात्रा में सोडियम का भी यूज करने पर क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, जो उच्च रक्तचाप का मेन कॉज माना गया है। दूसरा है पोटेशियम आयन। पोटेशियम तत्व अंतःकोशीय द्रव का मुख्य धन आयन है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, ये पॉजिटिव आयन होता है। यह हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। सोडियम के साथ मिलकर शरीर के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। यह अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है।
यह पायरुवेट काइनेज जैसे एंजाइम की गतिविधियों को बढ़ाता है। रक्त जमावट और राइबोसोम के संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। पोटेशियम के अच्छे स्रोत के रूप में चिकन, लिवर, बीफ, केला, संतरे का जूस, अनानास आदि माने गए हैं। और पोटेशियम की कमी से होने वाले रोगों में अवसाद और तंत्रिका तंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हमारा जो अवसाद की जो समस्या है इसी के कारण, और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है इसी से क्या होता है, प्रभावित होता है। तीसरा है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मैक्रोन्यूट्रेंट है जिसकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। मानव शरीर में लगभग 25 ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है और शरीर का 70% मैग्नीशियम हड्डी और दांतों में पाया जाता है। मैग्नीशियम एक फॉस्फेट एंजाइम का उत्प्रेरक है तथा यह अंतकोशिकीय द्रव के रूप में महत्वपूर्ण धनायन के रूप में बॉडी में पाया जाता है। तथा मैग्नीशियम कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर हड्डियों में एक जटिल लवण के रूप में उपस्थित होते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो होते हैं ये हमारी बॉडी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। यह जीवन को बनाए रखने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल है, जैसे एंजाइम क्रिया, ऊर्जा उत्पादन, तंत्रिका चालन, मांसपेशी प्रोटीन गठन, न्यूक्लिक एसिड स्थिरीकरण, डीएनए संश्लेषण में मैग्नीशियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। हमारी बॉडी के अंदर होने वाली इंटरनल जो प्रोसेस होती हैं वो किसके थ्रू होती है, मैग्नीशियम के थ्रू। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है मेवे, सोयाबीन, समुद्री भोजन, सी फूड कहते हैं जिसे हम, और मैग्नीशियम के एक अच्छे स्रोत के रूप में माने गए हैं। मैग्नीशियम की कमी से न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन यानी कि तंत्रिका पेशी विकार हो जाता है। न्यूरो प्रॉब्लम जो होती है किसकी कमी के कारण होती है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण होती है। 4th नंबर पे जो है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम तो वेल नोन है, प्राइमरी सेक्शन में भी हम बच्चों को यही बताते हैं कि कैल्शियम दूध पीजिए, दूध पीने से क्या होता है, शरीर हड्डियां मजबूत होती है। तो कैल्शियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स या एलिमेंट्स इन द बॉडी। यह दांतों और हड्डियों का प्रमुख घटक है। शरीर का लगभग 90% कैल्शियम बॉडी के कंकाल में होता है, जिसे कैल्शियम फॉस्फेट के जमाव के रूप में बनाया जाता है। कैल्शियम और फॉस्फेट हड्डी और दांतों का प्रमुख खनिज है, जहां पर कैल्शियम और फॉस्फेट के दूसरे नाम कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में यह प्रेजेंट रहता है। ये खनिज ऊतकों को कठोरता और मजबूती बनाए रखता है और यह मांसपेशी और कोमल अंगों में जो होता है बिखरा होता है और उनको बांध के रखता है। कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल करता है। यह मसल्स के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न एंजाइम जैसे प्रोटीन काइनेज, लाइपेज, एडिनलेट, साइक्लेज आदि को सहकारक के रूप में कार्य करता है। यह तंत्रिका में भी कार्य करता है और बॉडी को एक्टिव बनाने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब कैल्शियम के स्रोत, जैसे कि हम जानते हैं कि कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है, दूध है, अंडा, मेवे, बीन्स, गोभी कैल्शियम के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। इसकी कमी से हड्डियों में कमजोरी और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पांव में दर्द रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लिया जाए इसको। इसकी अधिकता से शरीर में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कि पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। प्लाज्मा में कैल्शियम के मुख्यतः 3 रूप पाए जाते हैं। प्रोटीन बद्ध जिसे प्लाज्मा कैल्शियम होता है, जिसे हम प्लाज्मा कैल्शियम के रूप में मानते हैं, जो कि 35 से 50% होता है। ऑर्गेनिक एसिड और फॉस्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स ग्रुप में जो होता है कैल्शियम, उसमें 5 से 10% तक कैल्शियम होता है। और आयनिक फॉर्म में जो होता है कैल्शियम वो कहता है 50 से 60% तक होता है। इस तरह से कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस बॉडी में फॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट होता है और शरीर में फॉस्फेट की कुल मात्रा लगभग 700 ग्राम होती है। इसका 85% भाग हड्डियों में पाया जाता है, केवल 15% भाग कोमल ऊतकों में पाया जाता है, मसल्स में होता है। दैनिक आहार में फॉस्फेट अवशोषण का 90% यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी और दांतों में पाया जाता है। यह डीएनए और आरएनए का भी एक प्रमुख घटक के रूप में होता है, जो जीवन और विकास के लिए आधार का काम करता है। इसके अलावा यह एंजाइम गतिविधियों, फास्फोरिलीकरण, मध्यस्थ विनिमय के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी और छोटी आंत में सोडियम पोटेशियम सह ट्रांसपोर्ट की अभिव्यक्ति को बढ़ाकर आंत में फास्फेट का अवशोषण को बढ़ाता है। और पीटीए पैराथायराइड हार्मोन्स जिसे कहते हैं हम, पैराथायराइड हार्मोन्स गुर्दे में फास्फोरस के पुनः अवशोषण को कम कर देता है। इस प्रकार
यह यूरिन एक्सट्रैक्शन में, मूत्र विसर्जन में बढ़ावा देता है। आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात फास्फोरस के अवशोषण और उत्सर्जन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि यह आहार में एक की अधिक मात्रा अधिक हो और तो दूसरे का उत्सर्जन बढ़ जाता है, इसलिए इसको बैलेंस डाइट के रूप में लिया जाता है। यह जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एंजाइमी प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है और मेनली दूध, पनीर, मांस आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस की कमी से हड्डियां और दांतों में खनिज की कमी हो जाती है और ऑस्टियोमेलेसिया और खराब विकास होता है। ये थे आपके फास्फोरस के मेन इंपॉर्टेंस यूज, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन, जो हमारा नेक्स्ट जो मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण तत्व है वो है आयरन। औसतन मानव शरीर में 2.4 ग्राम तक लोहा होता है, आयरन होता है। यह ऑक्सीजन परिवहन जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन और इलेक्ट्रॉन परिवहन जैसे साइटोक्रोम में शामिल प्रोटीन के सक्रिय केंद्र में पाया जाता है। साथ ही यह नाइट्रोजेनेसिस, रेडॉक्स और हाइड्रोजेनेसिस जैसी मेटा एंजाइमिक क्रियाओं में पाया जाता है। यह आवश्यक आयरन जो होता है कोशिकाओं के समान चपाचपी क्रियाओं में शामिल होता है और बॉडी की कई क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुख्यतः आयरन के यूज के हिसाब से, आयरन की बॉडी में प्रेजेंस के हिसाब से उसको 3 समूह में विभाजित किया गया है। पहला है हीम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। 2 हीम प्रोटीन होते हैं जिनमें ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ा एक आयरन पॉर्फायरिन प्रोस्थेट समूह होता है। ये दोनों ही डीऑक्सीकरण परिवहन में शामिल होते हैं। अन्य हीम प्रोटीन कैटालिसिस और पैराडॉक्स हैं। कैटालेज एंजाइम में 4 हीम समूह होते हैं। यह रक्त, अस्थि मज्जा, श्लेष्मक, झिल्लिका और यकृत और गुर्दों में पाया जाता है। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड को आणविक ऑक्सीजन और जल में रूपांतरित करने में उत्प्रेरण का काम करता है। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड और आणविक ऑक्सीजन और जल में रूपांतरित करने में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। दूसरा है हीम प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन 2 प्रोटीन होते हैं जिसमें से उत्प्रेरक का काम करता है। दूसरा है हमारा साइटोक्रोम। साइटोक्रोम लोह युक्त यौगिकों का एक अन्य वर्ग है। साइटोक्रोम मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। लोह युक्त एंजाइम, कुछ एंजाइम लोहे के सहकारक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि सक्सिनेट, डिहाइड्रोजनेशन, एकोनिजेट, राइब्रो न्यूक्लियोसाइड, रिडजेक्ट्स आदि। तीसरा होता है भंडारण लोहा। लोहे का भंडारण फेरेटिन और हेमेसाइडिन है। मुक्त लोहा विषैला होता है, जो कि फ्री आयरन होता है वो क्या होता है? विषैला होता है। क्योंकि यह फेरेटिन से बंधा होता है इसलिए यह क्या होता है? विषैला नहीं होता है। फेरेटिन लोहे का एक भंडारण प्रोटीन है। फेरेटिन क्या है? भंडारण प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, जो रक्त, यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा और आंत में पाया जाता है, जिसमें फेरेटिन की तुलना में लोहे का अंश क्या होता है? अधिक होता है। लोहे के प्रमुख स्रोत के रूप में अनाज, सब्जियां, गुड़, अंडे, मांस, मछली आदि शामिल हैं। यह कई बार गैर खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि लोहे की कढ़ाई में पकाए गए खाद्य पदार्थों का यूज करके। लोहे की कमी होने पर एनीमिया नामक रोग होने की संभावना होती है। इसलिए लोहे की कमी को कम करने के लिए कम से कम वर्ष में एक बार अपना बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए, तथा साथ ही एक वर्ष लोहे की कमी के लक्षण जो होते हैं एक ही वर्ष के समय में विकसित होने लग जाते हैं। जैसे कि लोगों को खुद ही इसका वैसे अंदाजा जाता है, जैसे कि शरीर में थकान होना, कमजोरी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब लोहे की कमी से होने वाले लक्षण के रूप में माना गया है। तो ये थे बायोनॉर्गेनिक और ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारा MSc CH 603 का एक यूनिट 3 का एक पार्ट था, जिसको मैंने आगे और कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट पार्ट में, जिसे हम पार्ट 2 के नाम से जानेंगे। तो ये था आपका प्राइमरी इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से एलिमेंट हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे इसेंशियल और ट्रैक एलिमेंट और नॉन इसेंशियल और टॉक्सिक एलिमेंट को मैंने आपको पहले डिफाइन करा। उसके बाद आपको ये बताया कि कौन कौन से एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिनकी कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या रोग हो सकते हैं, और उन कमी को दूर करने के लिए, यानी कि उन रोगों को दूर करने के लिए हम इन सब चीज़ों को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी होने से रोक सकते हैं। धन्यवाद।